नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के पिछले वीडियो में हमने व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा का अध्ययन कर लिया था और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को हमने एक बेहतरीन ट्रिक के साथ में पढ़ा था। अब हम अध्ययन करने वाले हैं भाववाचक संज्ञा का। सबसे पहले हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की परिभाषा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हम दो तरीके से प्रकट करते हैं कि कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान होता है, इनके जो गुण होते हैं, दोष होता है, अवस्था होती है, इनके नाम का जो गुण, दोष, अवस्था, ये जो स्थितियां होती हैं, इन सभी में भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जिनको, ऐसे संज्ञा शब्द जिनको प्रत्यक्ष आंखों से, प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते, प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते, परंतु जिनका, मन में अनुभव किया जा सकता है, मन में अनुभव किया जा सकता है, ऐसे शब्दों में, ऐसे शब्दों में भाववाचक संज्ञा, ऐसे शब्दों में भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। ऐसे शब्दों में भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। कैसे संज्ञा शब्द जिनको प्रत्यक्ष, यानी जो आंखों के सामने होते हैं, हम आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। जैसे पेन है, इसको देख सकते हैं, टेबल है, इसको देख सकते हैं, जैसे कुर्सी है, इसको भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसे संज्ञा शब्द जिनको प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जिनका मन में अनुभव किया जा सकता है, देख नहीं सकते लेकिन सोचने के बाद में जिनका अनुभव किया जा सकता है, ऐसे शब्दों में कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। भाववाचक संज्ञा में हमें एक बात याद रखनी है कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। ये भाववाचक संज्ञा ये बनती कैसे। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय शब्दों में अ यानी नहीं, वे यानी खर्च, ऐसे शब्द जो खर्च होते ही नहीं, यानी लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता उनको अव्यय या फिर अविकार्य शब्द होते हैं। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों में किसी न किसी प्रत्यय के जुड़ने से बनती है। भाववाचक संज्ञा में हमें एक ही बात याद रखनी है कि जो भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा वो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया, और क्रिया के अलावा कोई भी अव्यय शब्द होते हैं, इन अव्यय शब्दों में यदि कोई न कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, क्या जोड़ दिया जाता है, प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। प्रत्यय एक शब्दांश मात्र होता है जो किसी भी मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है। किसी भी मूल शब्द के बाद में जुड़ता है और एक नया शब्द बना देता है, और नया शब्द बना के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जो नया शब्द बनता है वो नया शब्द में हमेशा ही कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला नियम है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, पहला नियम, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा का कोई भी उदाहरण है, इस जातिवाचक संज्ञा के किसी भी उदाहरण में हमें क्या जोड़ना है, प्रत्यय जोड़ना है। और प्रत्यय जोड़ने के बाद में कौन सी संज्ञा बनेगी, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा बनेगी, भाववाचक संज्ञा बनेगी। जैसे मित्र शब्द, मित्र शब्द में जातिवाचक संज्ञा है कि सारे मित्रों के समूह का बोध हो रहा है। और मित्र शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। मित्र शब्द में हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया कि प्रत्यय किसी भी मूल शब्द की बाद में जुड़ता है और नया शब्द बना देता है। वो नया शब्द में क्या मानी जाती है, भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। जो नया शब्द बना है ये है मित्रता। इस मित्रता को हम प्रत्येक शाखों से नहीं देख सकते। मित्रता का क्या किया जा सकता है, केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है। इसमें कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे मानव शब्द, मानव शब्द में सारे मानवों का उल्लेख हो रहा है तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन ता प्रत्यय जोड़ने के बाद में जो मानव होने का जो भाव होता है जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, तो मानवता शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा जैसे शत्रु शब्द है, शत्रु शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, सारे शत्रुओं का एक साथ उल्लेख हो रहा है। और इसमें भी हमने ता प्रत्यय जोड़ा और ता प्रत्यय जोड़ने के बाद में नया शब्द बना है, वो शत्रुता यानी दुश्मनी, जो शत्रुता का भाव होता है उसी का हमें बोध हो रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा जो मनुष्य शब्द है, मनुष्य सारे मनुष्यों का उल्लेख हो रहा है तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मनुष्य में ता प्रत्यय जोड़ते ये क्या होगी, ये मनुष्यता होगी, यानी मनुष्य होने का भाव हो गया। और इस मनुष्य शब्द में यदि त्व प्रत्यय जोड़ दिया तो ये मनुष्यत्व हो गया। क्या हो गया, ये मनुष्यत्व हो गया। ये भी मनुष्य होने का भाव हो गया। तो यहाँ पर भी कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा मान ली जाती है। ठीक है। इसके अलावा जैसे स्त्री शब्द है, स्त्री शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा है और पुरुष शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन स्त्री और पुरुष शब्द इन दोनों में त्व प्रत्यय जोड़ दिया तो ये स्त्रीत्व हो गया। क्या हो गया, स्त्रीत्व यानी स्त्री होने का भाव हो गया। और ये पुरुषत्व हो गया यानी पुरुष होने का भाव हो गया। जैसे एक गुरु शब्द है, सारे गुरुओं का एक साथ उल्लेख हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा जैसे कवि शब्द है, कवि शब्द में सारे कवियों का एक साथ उल्लेख हो रहा है तो यहाँ पर दोनों में जातिवाचक संज्ञा मानी गई है। लेकिन इन दोनों शब्दों में यदि त्व प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो त्व प्रत्यय जोड़ने के बाद में इनमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे गुरुत्व शब्द है, ये गुरु होने का भाव हो गया। और ये कवित्व शब्द है, ये कवि होने का भाव हो गया। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनको प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते, जिनका मन में अनुभव किया जा सकता है, इन मित्रता, मानवता, शत्रुता, मनुष्यता, मनुष्यत्व, स्त्रीत्व, पुरुषत्व और गुरुत्व और ये कवित्व, इन सारे शब्दों का केवल अनुभव किया जा सकता है। तो इन सब में कौन सी संज्ञा मानी गई है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हमें एक नियम याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय शब्दों, इनमें कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ता है और प्रत्यय जुड़ने के बाद में ये क्या बन जाती है, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है। इसके अलावा दूसरे नियम की बात करते हैं। नियम दूसरा, दूसरा नियम था सर्वनाम शब्द से, सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के सर्व का अर्थ होता है सभी, नाम का मतलब होता है संज्ञा। सभी प्रकार के संज्ञाओं के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द। ठीक है। सर्वनाम शब्द में हम क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है।
और प्रत्यय जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा उसमें क्या मानी जाती है, उसमें भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है, जैसे एक शब्द है अपना, अपना सर्वनाम है और इसमें त्व प्रत्यय जोड़ दिया और त्व प्रत्यय जोड़ने के बाद में नया शब्द बना अपनत्व। ये अपनापन यानी अपनत्व होने का भाव प्रकट कर रहा है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा। जैसे एक शब्द है अपना और अपना के साथ में पन जोड़ दिया और ये नया शब्द क्या हो गया, ये अपनापन हो गया, यानी अपनेपन को प्रकट कर रहा है, अपना होने का भाव प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जैसे अहम शब्द है, अहम शब्द में सर्वनाम है और कार प्रत्यय जोड़ दिया, कौन सा प्रत्यय, कार प्रत्यय, ये अहंकार हो गया। ठीक है, अहंकार को देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, तो कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा सर्व शब्द है, सर्व सर्वनाम है और सर्व में स्व प्रत्यय जोड़ दिया और ये क्या हो गया, ये सर्वस्व हो गया। ठीक है, ये सब होने का भाव है, तो इन शब्दों में कौन सी संज्ञा मानी जाती है, भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा जैसे मम है, मम सर्वनाम है और इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया तो ये ममता शब्द हो गया। ठीक है, ममता शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, यानी यहाँ पर ये जो माँ की ममता होती है उस माँ की ममता का उल्लेख कर रहा है। ऐसा शब्द में दो प्रकार की संज्ञाएं मानी जा सकती है। जैसे पर्सन की बात करें, हमें पर्सन सीधा पूछ सकता है कि ममता शब्द में कौन सी संज्ञा है, ममता शब्द में, ममता शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो ममता शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ममता शब्द में, ठीक है, मम सर्वनाम है, ता प्रत्यय लगने के बाद में सीधा प्रश्न हमें क्या पूछा है, ममता शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो ममता शब्द में ता प्रत्यय लगने के बाद में नया शब्द ममता बना है जिसमें माँ की ममता का भाव दिखाई दे रहा है, तो कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन हमें प्रश्न इससे थोड़ा सा घुमाकर पूछ ले कि ममता, मेरी बहन ममता 12वीं में पढ़ती है, मेरी बहन ममता 12वीं में पढ़ती है, इसके नीचे रेखांकित कर दे, इसको अंडरलाइन कर दे और प्रश्न पूछ ले, रेखांकित, रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो यहां पर जो संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसे, यहाँ पर जो ममता है यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष के नाम का बोध करवा रही है कि मेरी बहन ममता 12वीं में पढ़ते, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो एक व्यक्ति विशेष के नाम का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ऊपर वाले शब्द में ममता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो सीधा पूछा जाए तो हमें याद रखना है कि ममता शब्द में कौन सी संज्ञा मानी जाती है, भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा था विशेषण, विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा। तीसरा नियम, विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम विशेषण शब्द, विशेषण शब्द में क्या जोड़ देंगे, प्रत्यय जोड़ देंगे और प्रत्यय जोड़ने के बाद में जो नया शब्द बनेगा उसमें कौन सी संज्ञा, उसमें भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है, जैसे किसी भी शब्द की संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं उन्हें सारे शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। जैसे विशेषण के बारे में जो गुणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण, हमें विशेषण की पहचान कैसे करनी उसके बारे में हम आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे। लेकिन हम किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई प्रश्न करते हैं और प्रश्न करने के बाद में उस प्रश्न के जितने उत्तर आते हैं, कैसा, कैसे, कैसे, कितना, कितनी, कितने, इस प्रकार से हम प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न के जितने भी उत्तर निकल के आते हैं वो सारे उत्तर हमेशा विशेषण माने जाते हैं। ठीक है, जैसे एक विशेषण शब्द है अच्छा, अच्छा यानी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं।
और अच्छा के आगे हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया, और आई प्रत्यय जोड़ने के बाद में जो नया शब्द बना है वो क्या बना है, अच्छाई शब्द बना है। अब इस अच्छाई को तो हम महसूस ही कर सकते हैं, अच्छा विशेषता बता रहा है, आई शब्द है और नया शब्द क्या बना, अच्छाई। अच्छाई को हम केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो बुरा शब्द है, ठीक है, बुरा, बुरा में हमने आई प्रत्यय जोड़ा, और आई प्रत्यय जोड़ने के बाद में जो नया शब्द क्या बना, नया शब्द बना बुराई, और बुराई को तो हम महसूस ही कर सकते हैं, तो कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा जैसे मीठा शब्द है, और मीठा के साथ में जो खट्टा शब्द है, ठीक है, मीठा और खट्टा विशेषता बता रहे हैं, लेकिन इन दोनों में भी हमने क्या जोड़ दिया, आई प्रत्यय जोड़ दिया, और आई प्रत्यय जोड़ने के बाद में नया शब्द बना ये मिठाई, यानी मीठा होने का भाव है, और ये जो खटाई है ये खटाई, खट्टा होने का भाव है। तो यहाँ पर भी कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जैसे ये सुंदर शब्द है, ये सुंदर शब्द किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें हम ता प्रत्यय जोड़ देते हैं, ता प्रत्यय जोड़ने के बाद में जो नया शब्द बना है वो क्या बना है, वो सुंदरता बना है, और सुंदरता को केवल महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा ये सुंदर शब्द विशेषता बता रहा है, और इसमें ये प्रत्यय जोड़ दें, और ये प्रत्यय जोड़ने के बाद में जो नया शब्द बना है वो क्या बना है, वो सौंदर्य बना है, जिसको क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा जो मधुर शब्द है, इस मधुर शब्द में तय, और तय के साथ में ये प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो एक तो नया शब्द बनेगा मधुरता, जिसका महसूस किया जा सकता है, और दूसरा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, माधुर्य। तो इन शब्दों में हमेशा कौन सी संज्ञा मानी जाती है, भाववाचक, यानी कोई भी विशेषण शब्द है और विशेषण शब्द में भी प्रत्यय जोड़ देने के बाद में जो नया शब्द बनता है उनमें कौन सी संज्ञा मानी जाती है, भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे एक शब्द है, एक शब्द में संख्यावाचक विशेषण है, और एक शब्द में ता प्रत्यय लगाते क्या बन गया, एकता बन गया, ये एक होने का भाव है, एकता किसका भाव है, एक होने का भाव है। तो एकता शब्द में भी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर भी दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, कि हमें सीधा प्रश्न ये पूछ सकता है कि एकता शब्द में कौन सी संज्ञा है, एकता शब्द में, एकता शब्द में संज्ञा है, तो एक में ता प्रत्यय लग के बना है, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि एकता शब्द में कौन सी संज्ञा है, एकता शब्द में भाववाचक संज्ञा है, एकता शब्द में भाववाचक संज्ञा है। लेकिन प्रश्न को घुमा के पूछते कि एकता, एकता एक चिकित्सक है, एकता एक चिकित्सक है, रेखांकित, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहां पर जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसमें देखो एक व्यक्ति विशेष के नाम का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानेगी, और सीधा पूछेगी एकता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो एक साथ शब्द में मुख्य रूप से भाववाचक संज्ञा ही मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा चौथा नियम, ठीक है, चौथा नियम, चौथा नियम है क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। ये क्रिया किसी भी कार्य को करने का जो तरीका होता है वो क्रिया ही कहलाती है, ठीक है। किसी क्रिया, और क्रिया में हम क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है। प्रत्यय जोड़ने के बाद में जो नया शब्द बनेगा उस नए शब्द में क्या मानी जाती है, भाववाचक संज्ञा ही मानी जाती है, नए शब्द में भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे हम बात करें चढ़ना, चढ़ना क्रिया है, ठीक है, और इसमें हम आई शब्द जोड़ देंगे,
आई शब्द जोड़ते ही नया शब्द बनेगा, वो क्या होगा? यानी किसी ऊंचे स्थान पर हम चढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्रिया करें, और आई शब्द जोड़ते ही नया शब्द क्या बना? चढ़ाई। ये चढ़ने का भाव हो गया, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा जो चढ़ना क्रिया है, और इस चढ़ना क्रिया में हम आव प्रत्यय या फिर इनमें आवा प्रत्यय जोड़ देते हैं, आव या आवा प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो ये एक हो गया चढ़ाव, और दूसरा शब्द बना ये क्या हो गया? ये छढ़ावा हो गया। ठीक है, छढ़ाव और छढ़ावा, इन दोनों में भी क्या हो रहा है? जो क्रिया है, इस क्रिया का केवल भाव प्रकट हो रहा, तो कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे लड़ना है, पढ़ना है और लिखना है, लड़ना है, पढ़ना है और लिखना है, यदि इन सब में भी हम आई प्रत्यय जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? आई प्रत्यय, तो लड़ना में आई प्रत्यय जोड़ से क्या हो जाएगी? ये लड़ाई हो जाएगी। पढ़ना में आई प्रत्यय जोड़ने के बाद में ये पढ़ाई हो जाएगी, और लिखने में आई प्रत्यय जोड़ने के बाद में ये क्या हो जाएगी? ये लिखाई हो जाएगी। पढ़ाई, लिखाई और लड़ाई, इनको क्या किया जा सकता है? केवल और केवल महसूस ही किया जा सकता है। जैसे लूटना क्रिया है, ठीक है, लूटना क्रिया है, और इसमें ए प्रत्यय जोड़ने के बाद में जो नया शब्द बनता है वो बनता है लूट है। तो लूट शब्द में तो लूट का तो भाव ही है, तो कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार जैसे खेल शब्द है, यानी खेलना क्रिया है, और खेलना शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने के बाद में यहाँ पर ये खेल, यहाँ पर भी ये खेल होने का भाव ही प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। लेकिन हमें प्रश्न पूछ ले, हमें प्रश्न इस प्रकार से पूछे कि खेल शब्द में, खेल शब्द में संज्ञा है, खेल शब्द में संज्ञा है, तो हमारा सीधा सा उत्तर निकल के आ रहा है कि भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन हमें प्रश्न ऐसा पूछे कि भारत में कौन कौन से, भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? रेखांकित शब्द में संज्ञा है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। ठीक है, तो रेखांकित शब्द में यहां पर देखो, प्रश्न को पढ़ना ध्यान से। भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, तो यहाँ पर जो खेल होते हैं जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है, ये सारे खेलों का उल्लेख कर रहा है नाम का ये खेल शब्द। तो जहां पर समूह का बोध होता है वहां पर हमेशा ही कौन सी संज्ञा होती है? वहां पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तब इस शब्द में, अब खेल शब्द में कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन हमें प्रश्न थोड़ा सा और घुमा के पूछ ले, जैसे पूछ ले कि सचिन, सचिन का खेल निराला है, सचिन का खेल निराला है। रेखांकित, रेखांकित शब्द में संज्ञा है, तो रेखांकित शब्द में अब यहां पर कौन सी संज्ञा है? अब यहां पर भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। कैसे? कि यहाँ पर खेल के तरीके को प्रकट करा, जैसे ये खेल शब्द है, ये खेल की भावना को प्रकट करा, ये भी खेल शब्द है, ये भी खेल के तरीके अर्थात खेल के भाव को ही प्रकट करा। तो खेल शब्द के संबंध में हमें तीन प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। सीधा पूछेगा खेल शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो सीधी याद रखनी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन प्रश्न को घुमा फिरा के पूछे कि भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, यानी कितने खेल हो गए, सारे खेलों के समूह के नाम का बोध करवाने लग गया, तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन प्रश्न पूछे कि सचिन का खेल निराला है, यानी खेलने के तरीके की बात करता है, तो तरीका को तो केवल महसूस ही किया जा सकता है, और जिन शब्दों को महसूस किया जा सकता है उनमें हमेशा कौन सी संज्ञा मानी जाती है? भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा जो पांचवा नियम है वो है अव्यय शब्दों से, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा।
जैसे ये अव्यय शब्द, अव्यय शब्द में हम क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे, और प्रत्यय जोड़ने के बाद में जो नया शब्द बनेगा उसमें कौन सी संज्ञा मानी जाएगी, उसमें भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है, उसमें भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे दूर शब्द है, अव्यय शब्द है, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, इसमें ए प्रत्यय जोड़ दिया, और ए प्रत्यय जोड़ने के बाद में जो नया शब्द बना वो क्या बना, दूरी, और दूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके अलावा समीप शब्द है, समीप अव्यय शब्द है, यानी इसको समीप, सॉरी समीप शब्द है, इसमें अव्यय शब्द है, और इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया, और ता प्रत्यय जोड़ने के बाद में नया शब्द बना है समीपता। समीपता यानी पास होने का भाव है। तो एक और शब्द है निकट, निकट में हमने ता प्रत्यय जोड़ा और ये क्या बन गया, ये निकटता बन गया। तो इनमें दूरी, समीपता और निकटता यानी दूर, समीप और निकट होने का भाव प्रकट हो रहा है। कोई भी अव्यय शब्द है उसमें क्या जोड़ दिया जाता है, प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, और प्रत्यय जोड़ने के बाद में भी जो नया शब्द बनता है उस नया शब्द में कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे नजदीक शब्द है, नजदीक शब्द में अव्यय शब्द है और इसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया और नया शब्द बना, वो क्या बना, ये नजदीकी बना। ठीक है, तो नजदीकी शब्द में भी कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे ये समीप शब्द है, अव्यय शब्द है, इसमें ये प्रत्यय जोड़ दिया और ये प्रत्यय जोड़ते नया शब्द बना है, वो क्या बना है, सामीप्य बना है। तो इन अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़ने के बाद में जो नया शब्द बनता है उनमें भी कौन सी संज्ञा मानी जाती है, भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। तो संज्ञा की ये 5 नियम है कि संज्ञा है ये किससे बनती है, कि कोई भी जातिवाचक संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है। ठीक है, क्रिया होती है, कोई भी अव्यय शब्द होता है, उनमें किसी न किसी प्रकार का प्रत्यय जोड़ने के बाद में जो नया शब्द बनता है उस नए शब्द में हमेशा ही क्या मानी जाती है, भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जिनमें प्रत्यय काम नहीं करता, और प्रत्यय काम नहीं करता वो स्वतंत्र होते हैं। उन शब्दों में स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होती है, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा होती है। कि कुछ शब्द होते हैं जिनमें प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ रहता है, प्रत्यय बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ रहता है, प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ रहता है, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन स्वतंत्र होने के साथ में भी उनमें कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है, जैसे सुख, ठीक है, ये सुखी व्यक्ति, सुखी होने का भाव है, सुख है, दुख है, सुख है, दुख है, जीवन है, मरण है, जन्म है, मृत्यु है, प्रेम, प्यार और स्नेह। ये ऐसे शब्द होते हैं कि जिनको केवल और केवल महसूस ही किया जा सकता है, जिनका अनुभव किया जा सकता है। तो ये ऐसे शब्द होते हैं कि जिनमें स्वतंत्र रूप से यानी कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ नहीं होता है, नहीं होता है, प्रत्यय जुड़ा हुआ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इन शब्दों में क्या मानी जाती है, भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। तो ऐसे शब्दों को स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा के नाम से भी पुकारा जाता है। लेकिन ये जितने भी शब्द होते हैं और इन शब्दों में यदि कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, क्या जोड़ दिया जाता है, प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो प्रत्यय जोड़ते ही ये किस में बदल जाते हैं, ये विशेषण में बदल जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा का कोई शब्द है और इसमें किसी शब्द में यदि कोई प्रत्यय जुड़ता है और किसी भी शब्द में प्रत्यय जुड़ता है उसमें प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं, प्रत्यय जोड़ने के बाद में ये विशेषता प्रकट करने लग जाता है, तो यहाँ पर क्या माना जाता है, विशेषण माना जाता है। जैसे बात कर लेते हैं सुख है, सुख शब्द में भाववाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा में यदि ई प्रत्यय जोड़ दिया और ये नया शब्द बना, ये सुखी, ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। ठीक है, दुख से दुखी, ये दुखी विशेषता बताने लग गया। इसके अलावा जैसे प्रेम है, ये प्रेम शब्द में हमने ई प्रत्यय जोड़ा और ई बनने के बाद में ये क्या हो गया, ये प्रेमी हो गया, ये व्यक्ति की क्या कर रहा है, विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा होते हैं ये, इन जो शब्द होते हैं इनमें किसी भी प्रकार का प्रत्यय वगैरह नहीं जुड़ा हुआ रहता है,
तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन प्रत्यय जोड़ने के बाद भी ये किस में बदल जाते हैं, ये हमेशा विशेषण में बदल जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा संज्ञा के दो अन्य भेद हैं जिनकी भी हम बात करते हैं। संज्ञा के अन्य भेद, संज्ञा के अन्य भेद, अन्य भेद में एक है समुदायवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा या फिर इसको समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, या फिर एक दरवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? दरवाचक संज्ञा। ठीक है। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और दरवाचक संज्ञा किसे? परिभाषा में कोई भी भेद नहीं है। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष समूह है, किसका? विशेष समूह के नाम का बोध करवाते हैं, विशेष जाति का बोध करवाते हैं, या फिर विशेष वर्ग का बोध करवाते हैं। ठीक है। विशेष वर्ग का यानी ऐसा एक वर्ग हो गया जिसमें लोगों का समूह हो गया। तो ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष समूह, विशेष जाति एवं विशेष वर्ग के नाम का बोध करवाते हैं, तो उनमें समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे कक्षा, कक्षा का एक विशेष समूह होता है। इसके अलावा भीड़ होती है, भीड़ का एक विशेष समूह होता है। इसके अलावा जो मेला होता है, मेले का एक विशेष समूह होता है। ठीक है। इसके अलावा समाज होता है, समाज का एक विशेष समूह होता है। जो समुदाय होता है, इस समुदाय का भी एक विशेष समूह होता है। जैसे सभा होती है, सभा का भी एक विशेष समूह होता है। इसके अलावा जो जत्था, जत्था यानी लोगों का समूह, जत्था है। इसके अलावा कुंज है, कुंज यानी छोटे पेड़ पौधों का समूह होता है, वो कुंज है। कुंज के अलावा जैसे मंडली है, मंडली के अलावा ढेर है। ठीक है। इनमें भी एक विशेष समूह होता है, समुदायवाचक संज्ञा होती है। इसके अलावा जो सेना होती है, चमू भी सेना को कहते हैं। और इसके अलावा जो पुलिस शब्द होते हैं, इन सब का एक विशेष समूह होता है। और विशेष समूह होने के कारण इन सब में कौन सी संज्ञा? समुदायवाचक संज्ञा की। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष समूह, विशेष जाति या विशेष वर्ग के नाम का बोध करवाते हैं, तो वहां पर समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है। दरवाचक संज्ञा भी ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ की अवस्था का बोध करवाते हैं। किसके? पदार्थ की अवस्था के नाम का बोध करवाते हैं, तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाती है। और ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। जैसे ठोस पदार्थ होता है, इसके अलावा तरल पदार्थ होता है, और इसके अलावा गैसीय पदार्थ होता है। ठीक है। ठोस, तरल और गैस, ये जो पदार्थ होते हैं, इनकी जो अवस्था होती है, इनके नाम का बोध कराने वाले शब्दों में हमेशा ही कौन सी संज्ञा मानी जाती है? हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे ठोस पदार्थ की बात करें तो जैसे लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, लकड़ी है, कोयला है, ये सारे पदार्थ में ठोस पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो इन सारे शब्दों में कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे पानी है, घी है, पारा वाला प्रश्न पहले पूछा भी गया, पारा है। जैसे शरबत है, इन शब्दों में कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे जितनी प्रकार की गैस है, जिसमें जैसे ऑक्सीजन है, नियोन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी जो गैस होती है, ये किसके अंतर्गत शामिल होती है? ये इन पदार्थों के अंतर्गत शामिल होती है। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था के नाम को भी क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें ठोस पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं और गैसीय पदार्थ होते हैं। इनके तीनों के नाम का बोध कराने वाले शब्दों में क्या मानी जाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है। अब इनमें से जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो समुदायवाचक या समूहवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, एक जातिवाचक संज्ञा के भी दो अन्य भेद माने जाते हैं। यदि हमें प्रश्न पूछे और प्रश्न के विकल्प में समुदाय या द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो वहां पर हमें कौन सी संज्ञा मानी है? तो वहां पर हमें जातिवाचक संज्ञा मान लेनी है। ठीक है। जैसे मैं एक ही प्रश्न में दोनों प्रकार के संज्ञाओं की बात कर लेते हैं। ठीक है। जैसे हमें प्रश्न पूछ सकता है कि
कक्षा शब्द में हमें पहला प्रश्न ये पूछे कि कक्षा शब्द में कौन सी संज्ञा है। कक्षा शब्द में संज्ञा है। ठीक है, हमारे पास में विकल्प है समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। तो हमें सीधा सा पता है कि कक्षा शब्द में कौन सी संज्ञा है? समुदायवाचक संज्ञा, क्योंकि समुदायवाचक संज्ञा का विकल्प उदाहरण है और समुदाय शब्द जो विकल्प में दे रखा है, समुदाय संज्ञा का शब्द जो विकल्प में दे रहा है तो कौन सी संज्ञा होगी? समुदायवाचक संज्ञा होगी। लेकिन प्रश्न यही है, विकल्प चेंज कर दे कि कक्षा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो हमें सबसे पहले देते हैं कि जातिवाचक संज्ञा, दूसरा दे दे व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें हमें तीसरा दे दे भाववाचक संज्ञा और चौथा दे दे कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। अब हमें पता है कि अब यहाँ पर समुदायवाचक संज्ञा का उल्लेख नहीं है, तो समुदायवाचक संज्ञा और उदयवाचक संज्ञा इन सभी में यदि विकल्प में नहीं होते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सी संज्ञा मान ली गई? अब इसमें जातिवाचक संज्ञा मान ली गई। ये प्रश्न है और प्रश्न में विकल्प थोड़ा सा और चेंज कर दे। ठीक है, हमें प्रश्न दे दे जातिवाचक संज्ञा, दूसरा दे दे समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा जो विकल्प दे दे दोनों और चौथा विकल्प दे दे कोई नहीं। चौथा विकल्प दे दे कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें मानना है कि कक्षा शब्द है, ये समूह है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा भी है शब्द में और समुदायवाचक संज्ञा भी है। ठीक है, और समुदायवाचक संज्ञा के साथ में यदि दोनों विकल्प है, देखो यहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा, लेकिन दोनों विकल्प नहीं था। दोनों विकल्प नहीं होने के कारण प्रथम वरीयता तो किसको दी गई थी? समुदायवाचक का उदाहरण तो उसी को दी गई। जातिवाचक संज्ञा विकल्प में था, दूसरे में जब विकल्प में नहीं था तो कौन सी मानी गई थी? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन तीसरे प्रश्न में जातिवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा दोनों विकल्प में और दोनों हमारे साथ में विकल्प भी है, तो यहाँ पर कौन सी मानी जाएगी? तो यहाँ पर समुदायवाचक संज्ञा मानी जाएगी। सॉरी, यहाँ पर दोनों यानी समुदायवाचक और जातिवाचक दोनों संज्ञाएं मानी जाती है। अब ठीक उसी प्रकार जैसे पारा शब्द पूछा गया था कि पारा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो पारा शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। यदि द्रव्यवाचक संज्ञा विकल्प में नहीं है तो यहाँ पर हमें कौन सी मान लेनी है? जातिवाचक संज्ञा मान ली है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।